नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो कल अपन ने कर लिया था कर्म, कर लिया था ना। आज करेंगे सामान्य। एक छोटा सा टॉपिक है, 10 नंबर में से क्वेश्चन आ जाता है। देखो अपन ने किया था कि 15 से 20 नंबर का होता है दर्शन, ठीक है। फिर द्रव्य किया था अपन ने, वही भी 20 नंबर का, और 15 एक नंबर का था अपने का आयुर्वेद निरूपण। तो 50 नंबर में वो हो गया था फर्स्ट पार्ट। और जो पार्ट बी है उसमें मेजर पोर्शन था गुण का। उसके बाद में ये छोटे टॉपिक है कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो आज है सामान्य। ये भी 10 नंबर का टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, और लिटरली इजी क्वेश्चन है। परिभाषा देखो, सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम। आपको ये याद होना चाहिए। 10वां इंपॉर्टेंट श्लोक, अब तक की क्लास के जितनी भी क्लास हुई हैं उनमें से 10वां इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम। ओके, मतलब 10वां इंपॉर्टेंट श्लोक यही है। सर्वदा यानी हमेशा, सभी भावों में। कौन कौन से भाव अपन जो पढ़ रहे हैं, मतलब पदार्थ, भाव पदार्थ ही तो हैं। तो सभी भावों में गुण, कर्म, द्रव्य की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है। देखो पदार्थ, पदार्थ कितने हैं? 6। कौन कौन से? द्रव्य, कर्म, द्रव्य, द्रव्य, गुण, कर्म, ये सब पदार्थ ही तो हैं। मतलब भाव पदार्थ। पदार्थ दो थे ना, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। तो भाव पदार्थ तो स्टडी कर रहे हैं अपन, तो सभी भावों में वृद्धि करने वाला सामान्य होता है। इन पदार्थों में वृद्धि करने वाला सामान्य होता है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, सर्वदा सर्व भावनाम सामान्य वृद्धि कारणम। चरक सूत्र का ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 10। ये आपको याद होना चाहिए। द्रव्य, गुण, कर्म की जब तक स्थिति रहती है तब तक इनकी वृद्धि सामान्य से होती है। देखो स्थिति की बात कर रहा है। द्रव्य, गुण, कर्म की जब तक स्थिति, मतलब जब तक वो प्रेजेंस है, जब तक वो नष्ट ना हो जाएं, अगर उनमें वृद्धि होती है तो वो सामान्य की वजह से होती है। मतलब जो वृद्धि कारक है ना उसको अपन ने सामान्य बोल दिया। अब किसी भी कारण से वृद्धि हुई हो लेकिन उसको अपन ने सामान्य के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो द्रव्य, गुण, कर्म की जब तक स्थिति रहती है तब तक इनकी वृद्धि सामान्य से होती है। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब ये परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा। ये सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम श्लोक, मैं फिर से बोल रहा हूँ 10वां श्लोक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम्पल देखो। जब शरीर में धातु विशेष की कमी पाई जाती है, धातु विशेष मतलब एक स्पेसिफिक तत्व की, स्पेसिफिक प्रोटीन की, स्पेसिफिक विटामिन की, स्पेसिफिक रक्त की या मांस की, जो भी मतलब किसी भी तरह का धातु, 7 धातु है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो कोई सा भी धातु हो, जब शरीर में धातु विशेष की कमी पाई जाती है तो उसके सामान्य द्रव्य, गुण, कर्म का प्रयोग कर इसकी वृद्धि की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में बता दिया, जो इसके भेद करेंगे ना अपन ने, जो एग्जाम्पल में बता दिए उन्होंने कि द्रव्य सामान्य यथा मास 6 में मांस द्रव का सेवन। जैसे किसी में मांस का कभी ना, इसका तो रूखा सूखा व्यक्ति है तो कुछ मांस ही नहीं है, हड्डी हड्डी दिख रही है, खोखला एक तरीके से, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ तो अपन बोलते हैं इसको बकरी का मांस खिलाओ, चिकन खिलाओ, अंडे खिलाओ, कुछ भी ऐसी। तो ये बोलता है कि मांस 6 में मांस द्रव का सेवन। देखो मांस ही बढ़ाना है, उसका फैट इंक्रीज करना है व्यक्ति को, तो फैट ही खिला रहे हैं उसको। तो मतलब सेम कंटेंट देते, मतलब द्रव से द्रव की वृद्धि हो रही है। गुण सामान्य,
जैसे कि शुक्र क्षय में, अब मान लो कि किसी का शुक्र क्षय हो गया, किसी ने अति व्यवहार किया या अति मैथुन किया, किसी भी कारणवश से शुक्र क्षय हो गया, तो उसके समान गुण वाले, तो जैसे शुक्र के गुण हैं उसी तरह के समान गुण वाले घी दूध, तो घी दूध से शुक्र बढ़ेगा। तो ये बोलता है कि समान गुण वाले, तो गुण सामान्य, शुक्र क्षय में उसके समान गुण वाले घी दूध का सेवन करना। तभी तो बोलते हैं कि भाई घी दूध ज़्यादा खाया करो, आप में बल वर्ण बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि शुक्र बढ़ेगा, एक तरीके से ओज बढ़ेगा, शुक्र के बाद में ओज गए तो नंबर आता है। तो यही बात है, घी दूध इसका सेवन करो। कर्म सामान्य कैसे, मतलब वृद्धि हो रही है, ऐसा कर्म करो जिससे समान की वृद्धि हो। जैसे कि वात क्षय में किसी व्यक्ति की वात क्षय होगी किसी भी कारणवश से, मतलब बात उसमें कुपित हो गया, बात कम हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा, तो शारीरिक चेष्टाएं कर्मों से, तो उसको दौड़ कराओ, व्यायाम कराओ, एक्सरसाइज कराओ, शारीरिक चेष्टाएं, उसमें व्यक्ति का मतलब एक तरीके से काम करने वाला हो। तो वात क्षय में शारीरिक चेष्टाओं कर्मों से वात वृद्धि करना। तो अपन को पता है भाई व्यायाम करने से वात की वृद्धि होती है, दौड़ लगाने से वात की वृद्धि होती है, धूप का सेवन करने से वात की वृद्धि होती है। तो ऐसा कर्म करो जिससे वात की वृद्धि हो, कर्म कर रहे हैं इसमें, ना कि अपन सेवन कर रहे हैं। तो ये कर्म सामान्य। तो इस तरीके से तीनों एग्जाम्पल समझ लिए, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। ये तीनों चिकित्सा के मेन स्थापित है, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है तो अपन इन वेसों पे करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति में कुछ भी कमी होगी, जैसे कि उसको कफ बढ़ा हुआ है, तो अपन ऐसा करेंगे भाई तू ऐसा कर्म कर जिससे कफ कम हो, ऐसे द्रवों का सेवन करे जिससे कि कफ कम हो। अगर मान लो किसी व्यक्ति का कफ कम है, बहुत कम है, रूखा सूखा हो गया, उसको कफ बढ़ाना है, मतलब उसको तरोताजा करना है, तो ऐसे कर्म कराएंगे ताकि उससे कफ की वृद्धि हो। तो अपोजिट चिकित्सा करते हैं हमेशा, रोग के विपरीत। अब इसके देखो अगला स्टार मार्क के एक और है, नित्य में एक नियतम, अनेकों में समवाय संबंध से रहने वाला नित्य पदार्थ सामान्य कहलाता है। एक छोटी सी परिभाषा दी है दोबारा से, अनेकों में समवाय संबंध से रहने वाला नित्य पदार्थ सामान्य कहलाता है। इसको कैसे समझोगे आप? इसको समझने का एक ही रीजन है कि अनेकों में, अनेक कैसे, जैसे कि द्रव्य, गुण, कर्म, ठीक है, ये 3-4 हो गए, मतलब जितने पदार्थ हैं। इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, नीचे समझा दूंगा। अनेकों में समवाय संबंध से, सभी में रहता है, द्रव्य में भी है, गुण में भी है, कर्म में भी है, सब में ही है, समवाय संबंध से रहने वाला नित्य पदार्थ। तो समवाय क्या हुआ? नित्य है। नित्य क्यों है इसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि ये कभी नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता, बस लक्षण जब स्टडी करेंगे तो मैं बताऊंगा कि लक्षण कि ये नित्य क्यों होता, कभी नष्ट क्यों नहीं होता। तो अनेकों में, तो सभी भाव पदार्थ हैं, जैसे कि द्रव्य, गुण, कर्म की जितने भी हैं, इनमें समवाय संबंध से, समवाय संबंध से मतलब कभी अलग नहीं किया जाने वाला, उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता, समवाय संबंध से रहने वाला नित्य पदार्थ। तो समवाय नित्य पदार्थ मतलब सामान्य नित्य पदार्थ हो गया, इसको अपन बोलते हैं सामान्य। अब ये नित्य क्यों है इसका मतलब समझेंगे थोड़ी देर बाद में। अब इसके आते हैं लक्षण। ये छोटी सी परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा को, सेकंड वाली परिभाषा को समझने के लिए आपको लक्षण पढ़ने पड़ेंगे। और आप लक्षण स्टार्ट करते हैं। एकत्वम, अनेक पदार्थों में एकल बुद्धि उत्पन्न करने वाला। देखो एकत्वम एक ही है ये, लेकिन ये अनेक पदार्थों में होता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि अपन मनुष्य जाति है, तो मनुष्य में क्या पाई जाती है? समानता। क्या पाई जाएगी? मनुष्यत्व। अपन बोलते हैं ना एक समाज है, समाजत्व, घड़े हैं, घड़त्व, मतलब उसमें एक जाति होती है ना, एक तरह से मनुष्यत्व जाति। इसमें पुरुष भी आ गया, बच्चे भी आ गए, बड़ी भी आ गए, छोटे भी आ गए, सब कुछ आ गए। मनुष्यत्व, मनुष्य कितने सारे हैं? लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या में, लेकिन सब में एक पाया जाता है मनुष्यत्व, मतलब मनुष्य है ये सारे के सारे। तो ये बोलता है कि अनेक पदार्थों मतलब सब में एकल बुद्धि उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, पदार्थ भी समझ लो कि पदार्थ कितने हैं? 6। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये 6 में भी एक ही है कि पदार्थ। इन सब को भी अपन पदार्थ के नाम से ही जानते हैं, नाम अलग अलग कर दिए, लेकिन है तो पदार्थ जाति, तो पदार्थ जाति एक है। तो अनेक पदार्थों में एकल बुद्धि, एकल बुद्धि इसकी वजह से, सामान्य की वजह से एकल बुद्धि का ज्ञान होता है, इसलिए इसको एकत्व बोलते हैं, मतलब ये एक है। किताब में एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि बहुत सारे घड़े हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं जिनमें पानी भरते हैं,
मतलब लाखों की संख्या में घड़े हैं, बहुत सारे हैं, अनेक हैं, लेकिन सब में घड़त्व पाया जाता है। मतलब इन सब में एक ही है घड़त्व, मतलब मिट्टी के बने थे वो, मतलब घड़त्व एक जाति हो गया, एक समूह हो गया घड़त्व। मतलब जो भी घड़ा है कहीं भी संसार में, उसमें घड़त्व जाति पाई जाती है, उसको अपन घड़त्व बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे हो, तो आपको भी मनुष्य बोला जाएगा, मनुष्यत्व बोला जाएगा, मुझको भी मनुष्यत्व बोला जाएगा। ये हो गया एकत्व। नियतमेकम, अब नित्य मैंने बोला था नित्य है ये, तो नित्य क्यों है, इसका एग्जाम्पल इसमें पता चलेगा। जो नित्य हो वह अनेक द्रव्यों में समवाय संबंध से व्याप्त हो। इसमें तो लिख दिया सीधा सीधा कि जो नित्य और अनेकों में समवाय संबंध से रहता, मतलब किसी से अलग नहीं किया जा सकता। मेरे से सॉरी, ज्यादा बोलने से बार बार खांसी आती है। जो नित्य हुए अनेक द्रव्यों में समवाय संबंध से, जैसे कि मेरे में मनुष्यत्व में, इसको क्या अलग कर सकते हैं, समवाय संबंध से। मेरे से मनुष्यत्व अलग नहीं हो सकता, घड़े से घड़त्व अलग नहीं हो सकता, ठीक है, मिट्टी से मिट्टी तत्व अलग नहीं हो सकता। वैसे ही जो नित्य है, मतलब कभी खत्म नहीं हो, कभी नष्ट नहीं हो। मैं खत्म हो जाऊंगा लेकिन मनुष्यत्व कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको नित्य बोला गया। एग्जाम्पल समझते हैं। मनुष्यत्व मतलब मानवता। मनुष्यों का जन्म मरण तो होता है, ठीक है, मैं जन्म लिया मैं मरूंगा भी, ठीक है, आपने जन्म लिया आप भी मृत्यु को प्राप्त करोगे, वृद्ध होगे, ठीक है। अतः भेद होते हैं, परंतु मनुष्यत्व एक गुण है। मतलब जो मनुष्यत्व है ना, जैसे जो मानवता है, अपन बोलते हैं ना कि भाई मानवता कभी समाप्त नहीं होती। मानवता है, मैं तो खत्म हो गया लेकिन मानवता तो है ना, कहीं दूसरे में समाहित है वो, लेकिन है तो एक ही ना मानवता। तो परंतु मनुष्यत्व एक गुण है जो हमेशा मनुष्य जाति में विद्यमान रहता है, उसका नाश नहीं होता, अतः यह नित्य है। समझो इस बात को कि घड़े बने, बहुत सारे घड़े बने, लाखों की संख्या में घड़े बने, दो घड़े फूट गए, टूट गए, लेकिन घड़त्व तो है ना, घड़ा तो बना, टूट गया, खत्म हो गया, लेकिन घड़त्व जाति तो है ना, किसी दूसरे में विद्यमान है इस समय, लेकिन है तो सही ना घड़त्व। घड़त्व जाति थोड़ी समाप्त हुई है कि भाई पूरी दुनिया से घड़े मिटी गए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये नित्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, पूरी दुनिया से कोई भी चीज एक साथ विलुप्त नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप बोलोगे कि डायनासोर विलुप्त हो गए, लेकिन उसका रूप ने कहीं ना कहीं तो चेंज हो ही गया। ऐसा एग्जाम्पल सबसे बोल सकते हैं, आप तो बोलते हो कि जैसे डायनासोर की जाति थी, उसमें क्या बोलते हैं उसको, पशु वाली है, तो पशु वाली जाति तो अभी भी जिंदा है ना, तो वो कहीं ना गुण तो है ना, इसीलिए कभी समाप्त नहीं होता, ये नित्य है। संपूर्ण मनुष्य जाति एक साथ विद्यमान रहता है, अतः समवाय संबंध से युक्त है। संपूर्ण मनुष्य जाति में मानवता का गुण पाया जाता है। कोई ऐसा है कि उसमें मानवता का गुण नहीं है, कि ये मानव नहीं, मनुष्य है लेकिन मानव नहीं है, मतलब व्यक्ति है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, लेकिन उसमें मानवता नहीं है। ऑटोमेटिक है, समवाय संबंध है कि अगर कोई व्यक्ति ने जन्म लिया तो ये मानव है, सिंपल सी बात है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे ये तो पशु ने जन्म ले लिया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, नहीं, क्योंकि उसमें मानवता में समवाय मतलब मनुष्यत्व। एक मिनट, वो क्या हुआ, मैं टैबलेटों का सेवन कर रहा हूँ, पिछले 5 दिन पहले स्टेंट हो गया था छोटा सा, इस वजह से तो बार बार खांसी आ रही है उन दवाइयों की वजह से, कोई ना, चलता रहता है। संपूर्ण मनुष्य जाति में एक साथ विद्यमान रहता है, अतः समवाय संबंध से युक्त है। तो सिंपल सी बात यह है, जैसे कि मनुष्य उसमें मानवता पाई जाती है, उसी तरीके से ये प्रत्येक पदार्थ के साथ समवाय संबंध से रहता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये तो था एकत्व में, समझ गए हो कि एक कैसे है, नित्य समझ गए। नित्य क्यों बोलते हैं कि मान लो व्यक्ति जन्म लिया मर भी गया, लेकिन मानवता तो जिंदा है ना। वो बोलते हैं ना कि मेरे मर जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन समाज का भला होगा, मानव मतलब समाज में मानवता तो जिंदा रहेगी, वैसा ही कुछ एग्जाम्पल है ये। अब देखो, एक वह अभिन्नात्मक, एक है लेकिन अभिन्नात्मक है, मतलब भिन्न भिन्न है। कैसे? सामान्य एक है, ये बात अपन को पता है भाई, एक है मानवता। ऐसे थोड़ी है कि मेरे में मानवता अलग है, सामने वाले में मानवता अलग है, ये अलग टाइप की मानवता है, उसकी अलग टाइप की मानवता, नहीं, मानवता मानवता होती है, मनुष्यत्व मनुष्यत्व होता है। तो सामान्य एक है तथा सभी में समान रूप से पाया जाता है। ओके, सभी में समान रूप से पाया जाता है, इसके अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। सिंपल सी बात है, इसके अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। ऐसे नहीं कि ये अलग तरह की मानवता है, वो अलग तरह की, ये अपन लॉजिक समझ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यथा एक मनुष्य में पाए जाने वाला मनुष्यत्व दूसरे मनुष्य से गुणात्मक रूप से अलग नहीं होता। जो एक्चुअली में मानवता है ना,
वो एक ही होती है। तो इसकी हेडिंग दोबारा से देखो, दोबारा से ऊपर करना, देखो एक वह अभिन्नात्मक, मैंने थोड़ा सा शुरुआत में गलत बोला, अभिन्नात्मक मतलब अभिन्नात्मक, इसके भेद नहीं है, ये एक ही है। ओके, कि सामान्य एक है तथा सभी में समान रूप से पाया जाता है, इसके अस्तित्व में कोई भेद नहीं है, तथा एक मनुष्य में पाया जाने वाला मनुष्य दूसरे मनुष्य में गुणात्मक रूप से अलग नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो इसके उसमें जाके मनुष्यत्व या मानवता चेंज हो गई, ये अभिन्नात्मक है, मतलब इसका भेद नहीं किया जा सकता। ये अनेक वृत्ति वाला होता है। मैं थोड़ा सा आगे सोच लिया इसलिए आगे बताने लग गया। ये अनेक वृत्ति वाला होता है, वो एक अगला पॉइंट आएगा। तो गुणात्मक रूप से अलग नहीं होता है, एक हो गया और अभिन्नात्मक हो गया। इसका मीनिंग समझ गए, देखो नित्य समझ लिया, एक समझ लिया और अभिन्नात्मक समझ लिया। अब समझते हैं अनेका गुण अनेक वृत्ति युक्त मनुष्य तो एक वह अभिन्नात्मक होते हुए सभी गुणों में पाया जाता है। इसको बोलते हैं अनेका गुण, मतलब अनेक वृत्ति युक्त। अनेक वृत्ति मतलब समझो इस चीज को, अनेकों वृत्ति युक्त मनुष्य कितने सारे हैं? एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे मनुष्य हैं, अलग अलग तरह के मनुष्य हैं। तो मनुष्य तो एक है, मतलब मानवता एक है, समझ गए? वह अभिन्नात्मक, इसके कोई भेद नहीं है, मानवता कोई भेद नहीं है, होते हुए भी सभी मनुष्यों में वह पाया जाता है। ये एक होते हुए भी सभी मनुष्यों में पाया जाता है और मनुष्य सब अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको बोला है अनेक वृत्ति, अनेक वृत्ति युक्त है। ये मतलब अलग अलग हो गए ना, अनेक मतलब सारे मिलके आ गए, सारे बच्चे भी आ गए, वृद्ध भी आ गए, महिला भी आ गई, बूढ़े भी आ गए, तो अनेक वृत्ति वाला है ये। इसके भेद नहीं है, सामान्य का कोई भेद नहीं है, उसका भेद नहीं किया जा सकता, इसको बांटा नहीं जा सकता, लेकिन ये अनेक वृत्ति युक्त होता है। कैसे? जैसे कि कोई घड़ा मान लो कि किसी की साइज छोटी है, किसी की बड़ी है, लेकिन उनमें पाया जाता है, तो ये अनेक वृत्ति, ऐसी वृत्ति धारण कर लेता है। इसको ऐसे समझो, अनेकानुगत मतलब अनेका मतलब सब में पाया जाने वाला, सभी में पाया जाता है, एक होते हुए भी सभी में पाया जाता है, इसलिए इसको अनेका वृत्ति वाला या अनेकानुगत बोला जाता है। इस थोड़े हिंदी वाले टर्म है, इनको याद रखने वाली कॉन्सेप्ट करना, थोड़ा कोशिश करना। और ये जो लिखा है ना सिस्टमेटिक तरीके से, पहले सामान्य की परिभाषा, फिर एग्जाम्पल, और ये फिर लक्षण है ये कि एक, नित्य, फिर अनेकावृत्ति और अभिन्नात्मक। इसको अगर ऐसे कैसे लिखोगे ना एग्जाम में, तो कसम से मतलब पूरे पॉइंट मिलेंगे। अब करेंगे इसके भेद। अब आप बोलोगे कि इसके तो भेद थे ही नहीं, ये चिकित्सा की दृष्टि से अपन ऐसे समझने के लिए ऐसे इसको मानवता को थोड़ी अलग कर सकते हैं, इसके भेद नहीं कर सकते, लेकिन ये अलग टाइप के भेद है। अपन जैसे बोलते हैं ना कि भाई काल का कोई भेद नहीं है, लेकिन अपन समझने के लिए करते हैं ना, व्यवहार के लिए कि भाई भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उसी तरीके से ये सामान्य के भेद है। तो किसी भी चीज को ऐसे समझ रटो मत, समझो। अपन ने काल के भेद किए थे ना, क्या काल को कोई बांट सकता है कि भाई काल के ये भेद होते हैं ऐसे ऐसे? नहीं, अपन ने व्यवहार ज्ञान हेतु, व्यवहार के लिए, जानने के लिए, उपयोग करने के लिए, समझने के लिए अपन ने उनके भेद किए थे, भाई पूर्व, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसी तरीके से सामान्य के भेद, पर वह अपर भेद से, कि इसको समझ सके, इसका यूज ले सके, ताकि इसमें और ज्यादा मतलब लोगों का भला हो सके। पर वह अपर भेद से 3 तरह के होते हैं, सामान्य, पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। पर वह अपर भेद से 3 तरह का सामान्य होता है, पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। ये सारणी के रूप में बताया है, आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। पर सामान्य में क्या बताया है? सबसे अधिक व्यापकता वाला, अधिक जातियों में पाए जाने वाला। एग्जाम्पल, द्रव्य गुण क्रम में पदार्थ जाति। ये बोल रहा है कि पर यानी क्या होता है, अपन ने जब गुण पढ़े थे, पर यानी होता है श्रेष्ठ, सभीयों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पे भी इसको इसी तरीके से लेंगे अपन, सबसे अधिक व्यापकता वाला, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पदार्थ का, क्योंकि द्रव्य में भी पदार्थ क्या है? पदार्थ भाई भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। तो भाव पदार्थ में कौन कौन से थे? द्रव्य गुण कर्म थे ना, तो उन सब में एक पदार्थ हो जाती है भाई, इन सब ये तीनों पदार्थ हैं। तो पदार्थ जाति प्रधान हुई ना, सभी में सब में प्रधान, जितने भी 6 पदार्थ हैं उनमें पदार्थ हो जाती है, प्रधान हुई। तो इसलिए बोला कि सबसे अधिक व्यापकता वाला, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है,
जो सभी ज़्यादा प्रभाव दर्शाता है, ज़्यादा प्रदर्शन करता है, तो सबसे अधिक व्यापकता वाला, अधिक जातियों में पाए जाने वाला द्रव्य गुण क्रम में पदार्थ जाति। जैसे कि अपन इसका एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, चेतन, चेतनत्व, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, सब में चेतनत्व पाया जाता है। जिसमें चेतना है वो चेतनत्व हो गई, तो सब में पाई जाती है, तो हो गई पर सामान्य। अपर सामान्य, सबसे कम व्यापकता वाला अल्प देश में रहने वाली जाति। जैसे कि कोई एक छोटी सी जाति, अपन मान सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि घड़त्व केवल घड़े में ही पाया जाता है, घड़े के अलावा किसी में पाया जाता है क्या घड़त्व? नहीं पाया जाता। सिंपल सी बात है। जैसे कि अब चेतनत्व है, पशु में भी पाई जाएगी, उसमें भी पाई जाएगी, किसमें? अपन में भी पाई जाएगी, और पेड़ पौधों में पाई जाती है, इसलिए उसको बोल दिया पर सामान्य। अपर सामान्य में सीमित जगह तक, सीमित जगह तक, जैसे कि रेगिस्तान में कोई ऐसी बहुत सी जनजातियां जो बस रेगिस्तान में पाई जाती हैं, वो एक सीमित क्षेत्र की है, तो वो होता है अपर सामान्य। और परापर सामान्य, पर व अपर के बीच वाला सामान्य। जैसे द्रत्व, द्रव्यत्व, इसको समझो द्रत्व को वाला को, कि पर और अपर के बीच ना तो ज्यादा पॉपुलर और ना ज्यादा गौण, मतलब बिल्कुल यही समाप्त होने वाली, मीडियम। तो इसमें द्रव की, क्योंकि पदार्थ तो है ही साथ में, लेकिन पदार्थ के साथ साथ इसकी मतलब ना तो ये नष्ट होने लायक, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, तो एक तो ओनली द्रव की बात कर दी इसमें, ओनली एक स्पेसिफिक। जैसे कि मनुष्यत्व, ना तो देखो सबसे ज्यादा है, क्योंकि चेतनत्व तो सब में आ गया, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य में पाया जाएगा, पशु में थोड़ी पाया जाएगा मनुष्यत्व, तो ये बीच का एक तरीके से, इसको बोल दिया बीच वाला, पर अपर सामान्य। पर व अपर भेद से 3 तरह के होते हैं, आपको ऐसे याद रखना है कि भाई सामान्य के 3 भेद होते हैं, इसको पर व अपर भेद से 3 तरीके से बांटा है। जैसे पर सामान्य, अपर सामान्य, परापर सामान्य। पर सामान्य में सबसे अधिक व्यापकता वाला, अधिक जातियों में पाए जाने वाला सामान्य। एग्जाम्पल, द्रव्य गुण क्रम में पाए जाने वाली पदार्थ जाति। जैसे पशु पक्षियों, पेड़ पौधे और मनुष्यों में पाई जाने वाली चेतनत्व जाति, चेतना सब में पाई जाती है। एक एग्जाम्पल जोड़ दिया अपन ने, मतलब क्लास के टाइम पे। अपर सामान्य में सबसे कम व्यापकता वाला अल्प देश में रहने वाली जाति, मतलब घड़त्व, जो केवल घड़े में ही पाई जाती है। जैसे कि घड़त्व हो गया है यहाँ पे, और अपन बोलते हैं कोई किसी भी तरह का, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा छोटा, कोई मैंने मरुस्थल का दिया था, वैसे ही जैसे कि अपन, जैसे एग्जाम्पल छोटा सा छोटा एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे कि पूंछ पाई जाती है, अपन बोलते हैं ना कि भाई इन छोटी छोटी जातियों में ये पाया जाता है, स्पेसिफिक वर्ग बना दिया। जैसे आर्थ्रोपोडा संघ हो गया, भाई ये कीट है, ये कीट तरह की छोटी सी जाति हो गई, एक छोटा सा संघ बना दिया, ये आर्थ्रोपोडा। जैसे मोलस्क का अपन वर्गीकरण पढ़ा ना अपन ने, पीएमटी की तैयारी करते समय वर्गीकरण पढ़ा ना, तो एक एक वर्ग बांटा, उसी तरीके से छोटी छोटी जातियों के समूह बना दिए यहाँ पे। परापर सामान्य, पर व अपर के बीच में ना तो ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मतलब मध्यम वाला द्रत्व। आयुर्वेदिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक दृष्टि से मतलब चिकित्सा में उपयोग होने वाला। आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशनम। तो व्यक्ति स्वस्थ रहे, और अगर व्यक्ति को रोग हो गया तो उसको दूर किया जा सके, इसलिए इसका वर्गीकरण किया 3 प्रकार से। कौन कौन से? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। सर्वदा सर्ववन सामान्यम, इसका देखो आयुर्वेदिक दृष्टि से 3 तरह के होते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। ये ऊपर जो लिख रखा है काले पेन में श्लोक, आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हो। क्या है? सामान्य द्रव्यों के मेल से तन्मय तस्मस सब द्रव्यों की वृद्धि, मतलब समान द्रव्यों की उत्पत्ति। जो अपन ने एग्जाम्पल किया था ना शुरुआत में परिभाषा के साथ, वही बात है। जैसे कि मेदो धातु सेवन से मेद वृद्धि। अपन मान लो किसी, जैसे गाय का, भैंस का, बकरी का, जो अपनी अपनी कैपेसिटी के चिकन जो भी जो खा रहा है, ठीक है, मांस बढ़ाने के लिए, सिंपल सी बात है, मांस का एग्जाम्पल दिया है जो भी यहाँ पे मांस का एग्जाम्पल दिया, लेकिन अपन इसको कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि भाई इस चीज़ को सेवन करने से इस चीज़ की वृद्धि, जैसे कि बहुत से व्यक्ति कहते हैं ना, खून पीने से खून की वृद्धि, अपन बोलते हैं वैसे व्यक्ति, तो वही है कि यहाँ पे, क्योंकि खून का एक्चुअली में कोई प्रमाण होता है तो बहुत रेयर सेवन होता है कि इसका खून पीने से अगर बोलते ना, तो
तो समान द्रव्यों के मेल से तत्सम द्रव्यों की वृद्धि, मतलब समान द्रव्यों की उत्पत्ति। तो यहाँ का एग्जाम्पल सीधा से एक ही बात बैठती है कि जैसे कि अपन चिकन का सेवन करते हैं, कोई भी हो, किसी भी तरह का मांस हो, उसके मांस की वृद्धि होगी, वो होता है द्रव्य सामान्य। गुण सामान्य में देखो, समान गुण वाले पदार्थों के सेवन से, समान गुण वाले, जैसे कि अपन शरीर में प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी, तो जिस द्रव्य में, जिस पदार्थ में प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, जिसकी कमी है, वैसे समान गुण वाले, गुण वाला की बात हो रही है, गुण वाले, तो समान गुण वाले पदार्थों के सेवन से तस्मस गुण की वृद्धि, मतलब समान गुणों की वृद्धि होगी। जैसे कि शुक्र का एग्जांपल फिर दे दिया यहाँ पे। शुक्र के गुण कौन कौन से हैं? मधुर, स्निग्ध, शीत, ये शुक्र के गुण हैं। तो उसके इसी तरीके से दूध के भी गुण क्या हैं? मधुर, स्निग्ध, शीत गुण युक्त होता है। तो दूध के सेवन करने से शुक्र की वृद्धि होती है। तो समान गुणों के सेवन से समान गुणों के वाले जो 6 है उसकी वृद्धि होगी। सामान्य का मतलब क्या है? वृद्धि करना। ये कर्म सामान्य देखो, समान कार्य करने से होने वाली वृद्धि। जैसे कि निष्कृत्या, कोई आदमी सोता रहता है, पड़ा रहता है, आलस्य कर रहा है, तो कब की वृद्धि? ठीक है, निष्क्रियता जड़ता से कब की वृद्धि। तो मान लो कि किसी व्यक्ति में ये काम कर रहा है तो कब की वृद्धि होगी? क्योंकि कब के समान गुण आ जाएंगे उस व्यक्ति में, तो ऐसा कार्य करो कि उसके समान गुण उत्पन्न हो जाए। तो ये इसका चिकित्सा में कैसे यूज होता है? चिकित्सा में ऐसे यूज होता है जैसे किसी व्यक्ति में किसी चीज़ की कमी है, कोई न्यूट्रेंट की कमी है, कोई धातु की कमी है, कोई पोषण की कमी है, तो इन तीनों के आधार पर, चाहे द्रव्य के आधार पर, चाहे गुण के आधार पर, चाहे कर्म के आधार पर, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि औषधि नहीं मिलती, गुण वाली औषधि नहीं मिलती भाई, समान गुणों वाली औषधि नहीं मिलती, तो अपन कर्म कराएंगे उसी को कि भाई तू ऐसे कर्म कर, तेरे वो चीज़ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। कभी कभी अपने द्रव्य खिला देते हैं, द्रव्य की जैसे मांस से मांस हो जाए, तो कभी कभी ऐसी होती है कि भाई बहुत से रोग में द्रव्य नहीं मिल पाता, तो गुण वाली, कभी कभी गुण नहीं मिलता, तो कर्म नहीं होता, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो चीज़ बढ़ सके। तो ये सिंपल सी बात है। अभी देखो नीचे, पॉइंट टू रिमेंबर, कि यहाँ पे रिमेंबर वाली बात है कि इंपॉर्टेंट बात, मतलब बोलते हैं ना एक्सेप्शन, अपवाद वाली बात, माइंड कन्फ्यूजन करने वाली बात। तो ये आपको याद रखना है कि क्या है कि जहाँ जहाँ सामान्य, कि जहाँ जहाँ सामान्य है, तो सामान्य का मतलब वहाँ वहाँ वृद्धि है, कि वहाँ पे बढ़ेगी चीज़। तो जहाँ जहाँ सामान्य वहाँ वहाँ वृद्धि है। अपन बोलते हैं ना असर्शन एंड रीजन के, एम्स का एग्जाम दिया होगा आपने, बहुत से बच्चों ने, अब तो खैर नीट से होने लग गया एक साथ, लेकिन जिन्होंने असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन दिए ना, उनको पता होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये पीजी में भी आए हैं, अभी की बार जो आयुर्वेदा की पीजी हुई है ना, तो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन पीजी में आना स्टार्ट हो गए, तो इसी वजह से भी इंपॉर्टेंट है ये। जहाँ जहाँ सामान्य है वहाँ वहाँ वृद्धि, ये आपको याद रखना कि भाई जहाँ जहाँ सामान्य है वहाँ वहाँ वृद्धि होती है। परंतु जहाँ जहाँ वृद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि भाई रेत के टीले हैं, आपने देखा है ना, रेगिस्तान में जाओ तो भाई एक जगह रेत का टीला है, फिर थोड़ी देर बाद में देखो दूसरी जगह रेत का टीला बन जाता है। तो ये बोलता है कि जहाँ जहाँ वृद्धि है वहाँ वहाँ सामान्य नहीं है। आप हर जगह वृद्धि को ऐसे करो कि भाई यहाँ तो वृद्धि हो गई, यहाँ तो सामान्य हो गया, नहीं, वहाँ सामान्य नहीं है। तो आपके अपने माइंड से, अपनी सोच से, अपने हिसाब से आपको सोचना है हर चीज़ को कि एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ सामान्य है वहाँ वहाँ वृद्धि है, लेकिन वहाँ जहाँ जहाँ मतलब हमेशा वृद्धि हो वहाँ पे सामान्य नहीं हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, समझना इस चीज़ को। नॉट मैंडेटरी, मतलब जहाँ जहाँ वृद्धि वहाँ वहाँ सामान्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जहाँ जहाँ सामान्य है वहाँ वहाँ वृद्धि तो होगी, ये बात है, लेकिन जहाँ जहाँ वृद्धि है वहीं सामान्य भी हो ऐसा मैंडेटरी, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी नहीं भी होता, ओनली वृद्धि होती है, सामान्य वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, सामान्य के अतिरिक्त स्थल में भी वृद्धि होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया रेत का, स्थल यानी रेत, एक तरीके से रेत के टीले बनना, सामान्य के अतिरिक्त स्थल में भी वृद्धि होती है। वहाँ पे सामान्य नहीं होता लेकिन वहाँ पे वृद्धि होती है। ओके, एग्जाम्पल देखो, द्रव्य जो एग्जाम्पल है घृत यानी घी, उसके गुण देखो, द्रव्य यानी द्रत्व है, गुण है उसके स्निग्ध शीत है, कर्म है शीतल करना। और वर्सेज अग्नि देखो, द्रव्य है अग्नित्व, गुण है रुक्ष उष्ण और कर्म है उष्ण करना। दोनों विपरीत हैं, दोनों अपोजिट है ना, घी और अग्नि दोनों अपोजिट हैं। तो घृत व अग्नि से द्रव्य गुण कर्मों के आधार पर कोई भी समानता
नहीं है, इसको नहीं कर लेना, कोई भी समानता नहीं है, इसमें नहीं लगाना भूल गए। घृत व अग्नि में द्रव्य गुण कर्मों के आधार पर कोई भी समानता नहीं है, इसमें नहीं और ऐड कर लो, ए के आगे नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बस नहीं मिसिंग हो गया इसमें। फिर भी घृत से अग्नि की वृद्धि होती है। अपन आग में घी डालते हैं ना, तब अग्नि एकदम तेज जलने लग जाती है। समझ में आ गया ना मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ कि घृत व अग्नि में द्रव्य गुणों की, द्रव्य गुण कर्म तीनों लिख रखे हैं, घी के भी लिख रखे हैं, अग्नि के भी लिख रखे हैं, दोनों का कंपेरिजन करो, कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, दोनों विपरीत हैं, उल्टे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि घृत व अग्नि में द्रव्य गुण कर्मों के आधार पर कोई भी समानता नहीं है, इसमें नहीं और ऐड कर लेना। फिर भी घृत से अग्नि की वृद्धि होती है, अतः यहाँ वृद्धि का कारण सामान्य नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये एग्जाम्पल बता रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि जहां जहां वृद्धि हो वहां सामान्य हो, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसे एक वृत्ति सामान्य कहते हैं। जो ऐसे होते हैं ना कि एक से मतलब जहां सामान्य, उसको एक वृत्ति सामान्य बोल दिया, और जो सामान्य से सामान्य ऐसी वृद्धि हो रही है उसको बोलते हैं उभयवर्ती सामान्य। तो इसको एक तरीके से विशेष नाम दे दिया एक वृत्ति सामान्य, ताकि कंफ्यूज ना हो, एक वृत्ति सामान्य, जहां पे सामान्य नहीं है लेकिन उसका नाम क्या कर दे दिया, एक वृत्ति सामान्य। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ वृद्धि का कारण सामान्य नहीं है, अतः इसे एक वृत्ति सामान्य कहते हैं। और जो पहली लाइन देखो ऊपर ही ऊपर, जहां जहां सामान्य वहां वहां वृद्धि, इसको बोलते हैं उभयवृत्ति सामान्य। उसमें वही एग्जाम्पल आ गए, द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि, गुण से गुण की वृद्धि, कर्म से कर्म की वृद्धि। वैसे ही सामान्य वृद्धि करने वाला होता है पर हमेशा नहीं। अब देखो फिर से ऊपर की लाइन है ना, जहां जहां सामान्य वहां वहां वृद्धि, अब उसका भी एक्सेप्शन दे दिया यहाँ पे नीचे वाली में कि सामान्य वृद्धि करने वाला होता है पर हमेशा नहीं। तो कौन सी बात मानोगे, तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। कैसे, जैसे कि आंवला अम्ल गुण है, ठीक है, इसमें भी अम्ल गुण में तो अग्नि प्रदान रहता है, तो आपको पता है, वर्सेज पित्त अम्ल गुण होता है, पित्त में भी तो अम्ल गुण होता है, आपको पता नहीं होगा लेकिन होता है एक्चुअली में, ठीक है। गुण सामान्य से आंवले से पित्त बढ़ना चाहिए। देखो पित्त के ऊपर एरो लग रहा है, गुण सामान्य से, तो अपन 3 तरह के सामान्य पढ़े थे, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। तो गुण तो समान हो गए, पित्त में अम्ल है और आंवले में अम्ल है, तो गुण सामान्य से, तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गुण सामान्य के अनुसार तो भाई पित्त की वृद्धि होनी चाहिए, परंतु आंवला पित्तनाशक होता है, सामान्य होते हुए भी वृद्धि नहीं हुई, तो हो गया ना रोम साबित ऊपर वाला पॉइंट की जहां जहां सामान्य वहां वहां वृद्धि। तो ये शीत वीर्य के कारण होता है। इसका एक रीजन बताया कि जो आंवला है ना वो शीत वीर्य होता है और पित्त उष्ण वीर्य होता है। तो शीत वीर्य के कारण दोनों आपस में, दोनों का वीर्य अपोजिट होने की, जो कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, ये दोनों की अब विपरीत दिशा में है, इस वजह से इसका नाश होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जहां जहां सामान्य वहां वहां वृद्धि, लेकिन इस विशेष केस में जो अपवाद दिया नीचे दूसरा पॉइंट, सामान्य वृद्धि करने वाला होता है पर हमेशा नहीं, ये दोनों जगह ही लागू होता है। तो जहां वृद्धि हो रही है वहां भी सामान्य नहीं है, हमेशा नहीं होता है, मोस्टली होता है 99%, लेकिन हमेशा नहीं होता है। और जहां जहां सामान्य होता है वहां वृद्धि होती है लेकिन हमेशा नहीं होता, 0.01% वहां पे वृद्धि नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल ये, तो दोनों एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई ना, आज की क्लास यहीं करते हैं, विशेष निरूपण कल करेंगे।